हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो स्वागत है आपका एग्रीकल्चर फेलो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पेडिग्री मेथड और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बल्क मेथड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बल्क मेथड। देखिए, बल्क मेथड फर्स्ट टाइम निल्सन एंड एहले ने यूज़ किया था। फर्स्ट टाइम निल्सन एंड एहले ने बल्क मेथड यूज़ किया था। देन मास मेथड ऑफ ब्रीडिंग भी बोलते हैं इसको, पॉपुलेशन मेथड ऑफ ब्रीडिंग भी बोलते हैं, इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ ब्रीडिंग भी बोलते हैं। आगे हम देखेंगे क्यों इसको इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ ब्रीडिंग बोलते हैं और इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है। पहले तो क्यों आइसोलेशन ऑफ होमोजाइगस लाइन, मोस्टली जो इसका इम्पोर्टेंस बल्क मेथड का है वो होमोजाइगस लाइन्स इजीली आइसोलेट करने के लिए है। देन वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन, यहाँ पे हमको एक इफ़ेक्टिव सिलेक्शन, एनवायरनमेंट इफ़ेक्टिव सिलेक्शन करने मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। then to allow natural selection to change genetic makeup of the population, यहाँ पे हम नेचुरल सिलेक्शन को अलाउ करते हैं। पेडिग्री में हमने देखा था कि हम जनरेशन बाय जनरेशन सिर्फ आर्टिफिशियली सिलेक्शन कर रहे थे, ब्रीडर ही सिलेक्ट कर रहा था सिर्फ पेडिग्री में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन का भी उतना ही रोल है। तो चलिए देखते हैं आगे बल्क मेथड। बल्क मेथड में जो चार्ट है हमारा वो कुछ इस तरह का है। हम किसी भी पेरेंट का क्रॉस करते हैं, मतलब डाइवर्स पेरेंट हमने लिया है उसका हम क्रॉस कर रहे हैं और उससे हमारा F1 मिलता है हमको। अब F1 हमको स्पेस प्लांटेड सीड हार्वेस्टेड इन बल्क, जो भी मतलब हमारे बल्क क्रॉस से सीड मिले हमको हम F1 में डाल देंगे। देन उसका पूरा का पूरा बल्क में हार्वेस्ट करके उसको F2 में डाल देंगे। F2 में हमें यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करना है, जैसे पेडिग्री में हम F2 में से सिलेक्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। F2 में भी डायरेक्ट हमें सीड हार्वेस्ट कर लेना है बल्क में वो भी, और उसी सीड को हमें F3 में ले जाना है आगे। तो F3 में भी हमारे जो बल्क में सीड हार्वेस्ट किए उससे हम F3 को ग्रो कर रहे हैं। F3 में हम सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं, उसका हम F4 में लेके जा रहे हैं, F4 से F5 में लेके जा रहे हैं। तो ये सेम प्रोसीजर जो है हमारा वो F2 से लेके F6 तक चलेगा, जहाँ पे हम सीड है वो बल्क में हार्वेस्ट कर रहे हैं एक साथ और उसी को फिर से ग्रो कर रहे हैं नेक्स्ट पॉपुलेशन में। तो यहाँ पे पेडिग्री में जो हम क्या कर रहे थे कि F2 से हम सिलेक्शन करते जा रहे थे, सुपीरियर प्रोजेनी जो थी उसको हम सिलेक्ट करते हुए आगे लेके जा रहे थे और वही हमारे जो डिज़ायरेबल प्लांट्स थे वही हमें मिलते जा रहे थे जो हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से थे। लेकिन बल्क में ऐसा कुछ नहीं है। बल्क में यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन का रोल है। F2 से लेके F6 में हम नेचुरल सिलेक्शन को होने दे रहे हैं। और ऐसा क्यों है कि हम नेचुरल सिलेक्शन होने दे रहे हैं? तो मोस्टली जो देखते हैं हम कि नेचुरल सिलेक्शन जब भी होता है तो उस टाइप के प्लांट F2 में उस टाइप के प्लांट होंगे जिसके सीड जिसका रिप्रोड्यूसिंग रेट ज़्यादा होगा, मतलब जिसमें पर प्लांट सीड ज़्यादा होंगे, और उसी तरह के जो प्रोजेनीज होंगे वो आगे की जनरेशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। और नेचुरल सिलेक्शन में यहाँ पे डिजीज़ आएंगे, पेस्ट आएंगे, तो डिजीज़ और पेस्ट की वजह से जो हमारे इंफीरियर प्लांट्स होंगे वो एलिमिनेट होते चले जाएंगे F2 से लेके F6 तक। तो जो भी ऐसे प्लांट जो जिसमें हायर सीड रेट है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे कंपेरेटिव टू दोज प्लांट्स जिसको डिजीज़ और पेस्ट इफेक्ट कर रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रेजुअली उस तरह के प्लांट जो इंफीरियर है या ससेप्टिबल है किसी चीज़ को लेके नेचुरली, वो नेचुरली एलिमिनेट होते जाएंगे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि यहाँ पे हम एलिमिनेशन करने का मौका देते हैं नेचर को। जो हम बोले कि सर्वाइवल ऑफ द फिट, जो फिट होगा वही आगे की जनरेशन में सर्वाइव करेगा। तो पेडिग्री और बल्क में ये थोड़ा यहाँ डिफरेंस है कि हम यहाँ आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। देन F5 से हम F6 में भी सेम जो हमारा बल्क सीड हमने जो हार्वेस्ट किया था उसी को आगे लेके जा रहे हैं। देन F6 से F7 में, अब F7 से हमको क्या करना है? F7 हमने स्पेस प्लांट किया है, F7 में स्पेस प्लांटेड है हमारा,
और F7 से हम कर रहे हैं सिलेक्शन सुपीरियर प्लांट। ये हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे F7 से। हमारे जो भी सुपीरियर प्लांट्स होंगे वो हम F7 में सिलेक्ट करेंगे और सीड कर लेंगे हार्वेस्ट सेपरेटली उन प्लांट के, मतलब इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन करके उसका सीड हमें इंडिविजुअली हार्वेस्ट कर लेना है, देन उसको आगे की जनरेशन में इंडिविजुअली ग्रो करना है F8 में। यहाँ पे इंडिविजुअल प्लांट प्रोजीनीज हमने ग्रो कर दी है F8 में F7 के बाद। तो अब इंडिविजुअल प्लांट प्रोजीनी जो भी हमने ग्रो किए उसमें से भी हम फर्दर सिलेक्शन करेंगे और इंफीरियर प्रोजीनीज को रिजेक्ट कर देंगे। जो हमारे ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमको नहीं मिल रहा है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो लेटर जनरेशन में कर रहे हैं F7 F8 में, लेकिन पेडिग्री में हम अर्लियर जनरेशन से करते आ रहे थे, सेग्रीगेटिंग F2 F3 से करते आ रहे थे। तो एक एडवांटेज यहाँ ये भी है कि आप जितना लेटर जनरेशन में सिलेक्शन करोगे उतना आपको यहाँ पे होमोजाइगोसिटी ज़्यादा प्रेजेंट मिलेगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि जनरेशन बाय जनरेशन होमोजाइगोसिटी बढ़ता जा रहा है। तो उसी हिसाब से हम अगर हम F7 F8 में सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम होमोजाइगस पॉपुलेशन होगा हमारे पास। तो इसका ये बेनिफिट है कि जो भी कैरेक्टर्स हमको दिख रहे हैं प्रोजेनी में वो सारे अब स्टेबल हो गए होंगे मोस्टली, मतलब एक स्टेबल पॉपुलेशन होगा हमारे पास सिलेक्शन करने के लिए। तो हेरिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे। जब आप लेटर जनरेशन में किसी ऑब्जेक्टिव को लेके सिलेक्ट करते हो तो हेरिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देन यहाँ हम F9 में जा रहे हैं F8 के बाद। F8 से जब F9 में जाएंगे तो F9 में हम कर रहे हैं PYT, जबकि पेडिग्री में हम F6 F7 तक में PYT में चले जा रहे थे। यहाँ पे F9 में हम PYT कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल, और उसके साथ हमें चेक्स भी लगाने हैं। हमारे जो भी चेक्स होंगे, चेक्स मतलब क्या अगर आपको क्वेश्चन है, तो चेक्स जो होते हैं जो हमारे जो प्रेजेंट टाइम में बेस्ट परफॉर्मिंग वेराइटी जो होते हैं या बेस्ट परफॉर्मिंग जीनोटाइप्स होते हैं उसे हम एज अ चेक यूज़ करते हैं, ताकि हमको पता चले कि हमारा जो सिलेक्टिव मटेरियल है वो कितना बेस्ट हमको यील्ड दे रहा है या कोई कितना बेस्ट क्वालिटी दे रहा है, मतलब कितना वो परफॉर्मेंस दे रहा है अच्छा। अगर वो कंपेरेटिव टू चेक हमको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है देन उस तरह के प्लांट्स या प्रोजेनी को हम आगे की जनरेशन में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे साथ साथ में क्वालिटी टेस्ट भी होता है PYT में ही, ठीक है। देन F10 से F12, F9 के बाद F10 से F12, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे 11 से 13 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पे, जबकि पेडिग्री मेथड हमारा 12 साल में ख़त्म हो जा रहा था। यहाँ पे 11 से 13 साल तो सिर्फ MLT तक आते आते हो गए हैं हमको। अब हमारा 3 साल MLT चलेगा, मिनिमम 3 इयर्स ऑफ MLT का डेटा हमको चाहिए आगे ले जाने के लिए, और 3 लोकेशन का भी चाहिए, 3 लोकेशन का। तो उस तरह से यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है कंपेरेटिव टू पेडिग्री मेथड। देन लाइन जो होते हैं सुपीरियर कंपेरेटिव टू चेक्स, उसे हम MLT में से आगे ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पे जो ये पूरा प्रोसीजर है वो हमने पेडिग्री के कंपैरिजन में सब समझा है कि कैसे कैसे हम आगे आगे जनरेशन बाय जनरेशन ले जा रहे हैं। तो याद क्या रखना है कि पेडिग्री में हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन होने दे रहे थे, यहाँ पे हम नेचुरल सिलेक्शन होने दे रहे हैं, और यहाँ पे जो सिलेक्शन हम कर रहे हैं अगर आर्टिफिशियली तो वो लेटर जनरेशन्स में कर रहे हैं। और बल्क में हमको क्या मिलेगा, हमको मतलब सुपीरियर प्लांट्स जो होंगे एग्रोनॉमिकली जिसका यील्ड ज़्यादा होगा वो हमको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वही प्लांट होंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अप टू F7 F8 तक आएंगे तो उसी टाइप के प्लांट जो बहुत सुपीरियर है यील्ड के मामले में वो हमको मिलेंगे, ऐसा हम सोच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चार्ट ख़त्म हुआ। आगे देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ बल्किंग। अब ड्यूरेशन ऑफ बल्किंग के हिसाब से कि बल्क के 2 टाइप हो जाते हैं। लगे इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर मेन तो डिपेंडेंस है कि आप किस ऑब्जेक्टिव से बल्क कर रहे हो। अगर आप सिर्फ होमोजाइगस लाइंस को
आइसोलेट करने के लिए बल्क कर रहे हो, देन आपका 6 to 8 जनरेशन ऑफ बल्किंग इनफ टाइम पीरियड है, क्योंकि F6 F7 F8 तक हमको अप टू 99% होमोजाइगोसिटी मिल जाती है। तो यहाँ तक आते आते हमारा आइसोलेट हो सकता है, होमोजाइगस लाइन्स हम आइसोलेट कर सकते हैं। देन एनवायरनमेंट इफेक्टिव सिलेक्शन करना है, अगर लाइक यहाँ पे हमको डिजीज़ या एपिफाइटेटिक कंडीशंस जनरेट करनी है, देन पेस्ट अटैक के लिए हमको स्क्रीनिंग करना है, तो उस तरह के जो भी कंडीशंस है, एनवायरनमेंट इफेक्टिव कंडीशंस हमको अगर स्क्रीन करने हैं तो वहाँ पे हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन बल्किंग हमको चाहिए होगा, जिसमें 20 से 30 साल तक का टाइम रह जाता है। क्योंकि अगर आपको नेचुरल सिलेक्शन होने देना है उस तरह के ट्रेड्स के लिए तो इन्वायरमेंट इफेक्टिव हो जो, तो फिर आपको F10 के बाद सोचना पड़ेगा। यहाँ तक आते आप बोल सकते हैं कि आपका लाइन जो है 100% होमोजाइगस है। तो यहाँ से जो आपका नेचुरल सिलेक्शन होगा वो एकदम एक्यूरेट होगा कि अगर जो इंफीरियर प्लांट्स है वो यहाँ से एलिमिनेट हो रहे हैं तो मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है उस डिजीज़ और पेस्ट वाली कंडीशन में, उसी तरह के प्लांट यहाँ से एलिमिनेट होंगे। तो लास्ट में जब आपको F20 से F30 या उस तरह की जो पॉपुलेशन मिलेगी तो आपको जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा एनवायरनमेंट इफेक्टिव, उसके हिसाब से आपको एक्यूरेट प्रोजेनिस मिलेगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। देन नेचुरल सिलेक्शन ड्यूरिंग बल्किंग हम जब होने देते हैं तो किस तरह से होता है, तो बेस्ट, मिड और पुअर टाइप के जीनोटाइप्स होते हैं हमारी पॉपुलेशन में। जो बेस्ट जीनोटाइप्स होंगे वो तो ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट करेंगे अपने नेक्स्ट जनरेशन में। तो जो बेस्ट जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती चली जाती है जनरेशन टू जनरेशन। और मीडियम टाइप के जो जीनोटाइप्स होते हैं उसमें क्या होता है कि पहले उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की जनरेशन में जाते हैं तो वो फिर कम होने लगती है। कुछ इस तरह से हमने ग्राफ हम ऐसे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से उसका होगा। लेकिन पुअर टाइप के जीनोटाइप से हो तो पहले से ही इंफीरियर टाइप के जो प्लांट्स है वो पहले से ही एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे बल्क मेथड में। हाई यील्डिंग टाइप प्लांट्स हमको मिलेंगे, जैसा कि मैंने बोला कि जो जिसका सीड रेट हाई होगा वो नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उस टाइप के प्लांट्स हमको ज़्यादा मिलते चले जाएंगे जनरेशन टू जनरेशन। मेरिट्स ऑफ बल्क क्या है? बल्क एक तो सिंपल मेथड है, कन्वीनियंट है और इनएक्सपेंसिव है। सिंपल इस तरह से कि हमको कुछ करना नहीं है, बस बल्क में सीड हार्वेस्ट करना है और वही फिर से नेक्स्ट जनरेशन में ग्रो कर देना है। और इस तरह से एक कन्वीनियंट भी, यहाँ हमें डेटा रिकॉर्ड नहीं करना पड़ रहा है, इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा हमको कुछ सोचना नहीं है, एक ही साथ हार्वेस्ट कर लेंगे, इंडिविजुअली हमको जो लेबर को लगाना नहीं है, तो उस तरह से इसका ये एडवांटेज है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायरेबल टाइप्स, अब हमको डिजायरेबल टाइप प्लांट्स जो है ना वो मतलब ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी मिलता जाएगा जनरेशन टू जनरेशन, ये इसका एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन का रोल जो है वो ये प्ले करता है इसलिए। देन ड्यूरेशन ऑफ बल्क, सुपीरियर जीनोटाइप्स इंक्रीज बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये भी यही कहना चाहते हैं। नो रिकॉर्ड्स, पेडिग्री में हम देख रहे थे कि हम पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे और ये बहुत ही टेडियस जॉब हो जा रहा था कि आपको जितना भी पॉपुलेशन है उसका डेटा लेना है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और जब आप बहुत बड़ा पॉपुलेशन लेके चलते हो तब ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमको रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने हैं, तो इससे हमारा टाइम बचता है, लेबर बचते हैं। और F2 के ऑनवर्ड्स जो ब्रीडर को है वो बहुत ही लेस अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि F6 तक तो हम बल्किंग ही कर रहे हैं। तो ब्रीडर के लिए एक फ्री स्पेस हो जाता है, यहाँ पे वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे सकता है साथ साथ में। देन हाई ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स कैन बी ऑब्टेन, अब यहाँ पे हमको सुपीरियर प्लांट्स ही मिलते जाएंगे जनरेशन टू जनरेशन। तो जो हाईएस्ट ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट अगर आपको बोला जाए तो शायद सबसे ज़्यादा ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स जो है वो बल्क मेथड में ही मिलने वाले हैं हमको। पेडिग्री से भी ज़्यादा ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स हमको बल्क मेथड में मिलते हैं। और सारे ब्रीडिंग मेथड्स की बात की जाए तो शायद बल्क मेथड ही ऐसा एक मेथड है जिसमें हमको हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स मिलेंगे जनरेशन बाय जनरेशन। देन मोर इफेक्टिव सिलेक्शन इन लेटर जनरेशन्स, जैसा हमने आगे भी देखा कि हम F6 के बाद F7 F8 में सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उस टाइप का सिलेक्शन ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसी भी तरह के ट्रेड्स के लिए। देन सुटेबल फॉर स्मॉल ग्रेन क्रॉप्स,
ये जो एक ऐसा मेथड है कि यहाँ पे जो हम स्मॉल ग्रेन में भी यूज़ कर सकते हैं बल्क मेथड को। द नेचुरल सिलेक्शन कैन इम्प्रूव अडेप्टेशन, हम यहाँ पे अडेप्टेशन की स्टडीज़ कर सकते हैं कि किस टाइप के जीनोटाइप कौन से नेचुरल एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते जा रहे हैं। देन सूटेबल फॉर इवोल्यूशनरी स्टडीज, ये देख सकते हैं कि कौन से जीनोटाइप का मतलब नेचर ने आगे बढ़ाया है, नेचर की वजह से किस तरह के जीनोटाइप सिलेक्ट होके आगे की जनरेशन्स में आते जा रहे हैं। यहाँ भी सेम इवोल्यूशनरी स्टडीज़ हम करते जा रहे हैं। तो हमने आगे देखा था कि इसको इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ ब्रीडिंग भी बोलते हैं, तो इसी के लिए इसको इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ ब्रीडिंग भी बोलते हैं यहाँ पे। देन डीमेरिट्स ऑफ बल्क मेथड, बल्क मेथड्स के डीमेरिट्स, पहले तो बहुत ही लंबा टाइम चाहिए। पेडिग्री में हम देख रहे थे कि 12F12 तक हम पहुंच जा रहे थे MLT या डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लिकेशन तक, लेकिन यहाँ पे F13 F14 तक हमारा चल रहा है और उसके बाद भी आपको 2-3 ईयर का टाइम लग जाएगा। तो ये मिनिमम आपका 15 से 30 साल का टाइम ले लेता है, जबकि पेडिग्री हमारा 15 साल में कंप्लीट हो जाता है, या बोल सके 13 से 14 साल में ही कंप्लीट हो जाता है। और जो है लिटिल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ब्रीडर टू एक्सरसाइज स्किल, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन ही करवाना है हमको, तो ब्रीडर उसका स्किल यूज़ नहीं करेगा F2 से लेके F6 तक, तो ब्रीडर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे सिलेक्शन की। देन लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिस टू बी हैंडल्ड, अब जैसे जैसे हम जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ते जाएंगे, हम बल्क में सीड हार्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो F2 से लेके F6 तक में हमारा जो पॉपुलेशन होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो आपको पूरा पॉपुलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। देन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, हमें कोई पर्टिकुलर पेडिग्री या वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, उसका डेटा हमारे पास रहेगा नहीं, तो आपको इनहेरिटेंस पैटर्न या कैसे जीन्स जो है वो इनहेरिटेड हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन, उसका कोई ठोस डाटा नहीं मिलेगा। देन समटाइम्स नेचुरल सिलेक्शन में एक्ट अगेंस्ट एग्रोनॉमिकली डिज़ायरेबल टाइप्स, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कभी कभी जो हमारे एग्रोनॉमिकली डिज़ायरेबल प्लांट्स है वो भी एलिमिनेट हो जाए, तो वो हमारा एक जो होता है जीन्स हमारे लॉस हो गए अपने पूरे पॉपुलेशन में, तो उस टाइप के प्लांट्स हमको मिलते नहीं हैं जो हमारे लिए डिज़ायरेबल है। देन ऑफ सीजन क्रॉप्स एंड ग्रीन हाउस कैन नॉट बी यूज टू एडवांस द जनरेशन सिंस the environment at such locations may be markedly different from that target location। अब आप अगर कोई environment इफेक्टिव सिलेक्शन कर रहे हो बल्क के थ्रू, तो आपको उसी लोकेशन में उस environment में उसी सीज़न में वो प्लांट या वो पॉपुलेशन बार बार लगाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर लोकेशन पे पर्टिकुलर सीज़न में ये जो हम बल्क करना चाहते हैं, या जो हमारा ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन परफॉर्म कर रही है, तो आप तभी नेचुरल सिलेक्शन को पूरा देख सकते हो। अब आप किसी भी सीज़न में लगा दोगे उस तरह से नहीं चलेगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा, आपका जो लोकेशन होगा, उसी हिसाब से उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको सेम ईयर टू ईयर वो पॉपुलेशन लगाना पड़ेगा। तो एक ईयर में आप एक से ज़्यादा सीज़न नहीं ले पाओगे, और एक से ज़्यादा सीज़न नहीं ले पाओगे तो आपका नंबर ऑफ़ जो ईयर्स है ब्रीडिंग मेथड्स को पूरा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत ही उस तरह से टेडियस हो जाता है कि बहुत लंबे टाइम तक आपको उसी को मेंटेन करते रहना है। और इसी का एक रीज़न ये भी है कि मोस्टली ब्रीडर जो है इसे प्रिफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है। वो कुछ अचीवमेंट्स जो है वो हमारे नरेंद्र राय, एक हमारा ब्रासिका जुनसिया का जो वैरायटी है नरेंद्र राय, इंडियन वैरायटी है हमारा, वो बल्क से डेवलप किया गया है और बल्क मेथड से डेवलप किया गया। उसमें जो है 90 क्रॉसेस और पार्शियल डायलील इंक्लूडिंग 20 पेरेंट्स, मतलब इतना 20 पेरेंट्स को यूज़ करके 90 क्रॉसेस बनाए गए, और उसके बाद हमारा ये जो नरेंद्र राय है उसका बल्किंग किया गया है। देन कुछ वीट वैरायटीज़ है, एक्चुअली ये पूरा बल्क मेथड पे डिपेंडेंट नहीं बनाया गया है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लिए है साइंटिस्ट ने। हमने सुना है जैसे कि मॉडिफाइड टाइप बल्क्स भी होते हैं जिसमें हम करते बल्किंग है लेकिन सिलेक्शन के साथ करते हैं, जो पेडिग्री का ही एक फॉर्म है लेकिन सीड को हम बल्क करते हैं, तो मॉडिफाइड बल्क होता है हमारा। तो उस तरह से साइंटिस्ट ने यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस लेके
बल्किंग किया है। और वीट वैरायटीज़ जो है वो हमारे नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन्स के लिए जो है उसके लिए DBW22 करण नरेंद्र भी है उसका नाम एक, देन DBW187 करण वंदना, DBW303 करण वैष्णवी। तो ये 3 भी हमारे एग्जाम्पल है, लेकिन वो कुछ मॉडिफाइड बल्क के एग्जाम्पल है, और ये तीनों रिसेंटली डेवलप वैराइटीज़ है। तो यहाँ पे हमारा बल्क मेथड भी ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं बैक क्रॉस के लिए लाने के लिए। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ सजेशन है तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।